हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको गुणसूत्र की संख्या में वेरिएशन के बारे में बताने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वेरिएशन इन क्रोमोसोम्स नंबर, इसी को जाना जाता है गुणसूत्र की संख्यात्मक विपथन के नाम से। वन ऑफ द आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल इजीली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसके अंतर्गत जो है वो हम सबसे पहले देखेंगे असुगुणिता यानी एन्यूप्लॉइड। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी सुगुणिता यानी यूप्लॉइड, और इसी के अंतर्गत इसके जो है वो तीन टाइप्स दिए गए हैं, उनको भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला है आपका एक गुणिता यानी मोनोप्लॉइड, दूसरा है आपका द्विगुणिता यानी डाइप्लॉइड, और तीसरा है आपका बहुगुणिता यानी पॉलीप्लॉइड। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम कवर करने वाले हैं, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले मैंने आपको जो है वो क्रोमोसोम्स के अंतर्गत काफी सारे टॉपिक्स अपलोड कर दिए हैं, सो उनको यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिए, और जो भी आपके पीडीएफ्स होते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन या फिर विभिन्नताएं। इससे पहले मैंने आपको बताया था गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन या फिर विभिन्नताएं, तो वो टॉपिक अलग था। उसमें आपकी 4 टाइप की वेरिएशन थी जो कि गुणसूत्र की संरचना यानी स्ट्रक्चर में थी। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका गुणसूत्र की संख्या में विपथन यानी गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन यानी गुणसूत्र की संख्या में वेरिएशन। ठीक है, दोनों ही टॉपिक आपके अलग अलग है। तो इस स्लाइड को बताने से पहले मैं आपको इसका बेसिक जो है वो क्लियर कर देती हूँ, जिससे आपका ये टॉपिक आपको इजीली समझ आएगा। ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वो पाए जाते हैं आपके सेल के अंदर। और सेल आपकी जो है वो बॉडी में प्रेजेंट होती है, हजारों से लाखों मात्रा में आपकी बॉडी में सेल्स जो है वो पाई जाती है। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया था। और जो गुणसूत्र होते हैं वो आपके सेट्स में पाए जाते हैं। सेट का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि ह्यूमन हुआ, ह्यूमन में पाए जाते हैं आपके 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, ह्यूमन में पाए जाते हैं आपके 46 क्रोमोसोम। चाहे फिर वो चाइल्ड हो या फिर मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी में आपके 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और ये जो आपके 46 क्रोमोसोम से ये आपके 23 के पेयर में पाए जाते हैं। यानी आपके जो है वो 46 क्रोमोसोम 23 के सेट में पाए जाते हैं ह्यूमन के अंदर। और इन्हीं को कहते हैं कायिक गुणसूत्र। क्या? इन्हीं को कहते हैं कायिक गुणसूत्र। जो 23 का पेयर्स होता है, जो 23 के सेट होते हैं, इन्हीं को कहते हैं कायिक गुणसूत्र। और ये जो क्रोमोसोम्स है इस टाइप से जो है वो सेट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही कहा गया है, गुणसूत्र आपके सेट में पाए जाते हैं, और प्रत्येक सेट में क्रोमोसोम की संख्या सभी जीवधारियों में, सभी प्राणियों में, सभी जीवों में, सभी जातियों में निश्चित होती है। जैसे कि ह्यूमन में पाए जाते हैं 46, तो 23 का एक पेयर है, इसमें आपके केवल 23 ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनसे ज्यादा, इनसे कम नहीं पाए जाते। यदि इनसे ज्यादा, इनसे कम पाए जाएंगे तो आपके डिसऑर्डर पैदा हो जाएंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो सभी में, सभी जीवधारियों में जो है वो गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। उदाहरण के लिए जो आपकी मटर होती है, मटर, इसमें आपके 7 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ह्यूमन में आपके 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मक्का में आपके 10 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ। जो आपके गुणसूत्र होते हैं वो आपके सेट में पाए जाते हैं। ठीक है, और सभी में इनकी जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। अब ऐसा नहीं है केवल सेट में ही पाए जाते हैं, जिन जिन प्रजातियों में सेट में नहीं पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मटर हुआ, मटर में केवल आपके 7 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कि एक सेट के रूप में नहीं पाए जाते हैं। तो इस स्थिति को कहते हैं क्या? हैप्लॉइड यानी अगुणित। जिन जिन प्रजातियों में क्रोमोसोम सेट में नहीं पाए जाते हैं उस स्थिति को कहते हैं अगुणित, हैप्लॉइड, और इसे एन से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। अब जिस जिस प्रजातियों में जो क्रोमोसोम है वो आपके सेट के रूप में पाए जाते हैं, 23 के पेयर में पाए जाते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं डायोप्लॉइड्स यानी द्विगुणित। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है
जहां पर आपके क्रोमोसोम दो सेट के रूप में पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, तो उस स्थिति को कहते हैं द्विगुणित यानी डायप्लॉइड्स, और इसको 2n से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। और जिस जिस प्रजातियों में क्रोमोसोम आपके सेट में नहीं पाए जाते, फॉर एग्जाम्पल मटर हुआ, फॉर एग्जाम्पल मक्का हुआ, इनमें आपके 7 और 10 क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कि आपके सेट के रूप में नहीं पाए जाते। इस स्थिति को कहते हैं हैप्लॉइड, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। हैप्लॉइड अवस्था को हिंदी में कहते हैं अगुणित। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको मेरा बताने का मकसद था, हैप्लॉइड और डायप्लॉइड। हैप्लॉइड को n से प्रदर्शित करते हैं, डायप्लॉइड को 2n से प्रदर्शित करते हैं। चलिए मैं आपको इसकी पूरी की पूरी थ्योरी बताती हूँ। गुणसूत्र आपके सेट में पाए जाते हैं, प्रत्येक सेट में आपकी गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। उदाहरण के लिए मटर में 7 क्रोमोसोम, मक्के में 10 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस स्थिति को कहते हैं हैप्लॉइड, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। इसके बाद कहा गया है गुणसूत्र के अगुणित सेट पर स्थित जो जीन होते हैं उनकी कुल संख्या को जीनोम कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें डॉट 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 करके जीन पाए जाते हैं, और ये जो जीन होते हैं वो अच्छे से अरेंज होते हैं, यानी रेखिक क्रम में, लाइनर क्रम में अरेंज होते हैं। बढ़िया तरह से ये जो है वो जीन विन्यस्त होते हैं क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, तो यही कहा गया है गुणसूत्र के अगुणित सेट पर, जो गुणसूत्र के सेट्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उन पर जो जीन होते हैं वो अच्छे से अरेंज होते हैं, और जीनों की जो कुल संख्या होती है उसे कहते हैं जीनोम। ठीक है, इसके बाद कहा गया है गुणसूत्र की अगुणित संख्या यानी हैप्लॉइड यानी n प्रत्येक युग्मक में होती है। प्रत्येक युग्मक, जैसे कि ह्यूमन हुआ, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं इनमें आपके 23 के पेयर में पाए जाते हैं। अब आगे जब आपका समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पे आपके क्रोमोसोम आएंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और यहाँ पर जाकर आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर आपका फ्यूजन होगा, देन आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, युग्मनज का फॉर्मेशन हो जाएगा, भ्रूण का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। सो यही कहा गया है जो आपके गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र की अगुणित संख्या प्रत्येक युग्मक में होती है। प्रत्येक युग्मक में आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब दो युग्मक, ये रहे, जब दो युग्मक का फ्यूजन होता है, जब दो युग्मक संयोजन करते हैं तो आपका युग्मनज यानी जाइगोट यानी भ्रूण का निर्माण करते हैं। क्या? जब दो आपके युग्मक का फ्यूजन होता है तो आपके युग्मनज का, भ्रूण का, जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रकार बने अनेक भ्रूण में गुणसूत्र के दो सेट पाए जाते हैं। ये जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ह्यूमन में आपके 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 के दो सेट पाए जाते हैं। तो जब ये नया आपका जाइगोट बनेगा तो इसमें भी आपके गुणसूत्र के जो है वो दो सेट पाए जाएंगे, यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ह्यूमन तो ह्यूमन, चाहे फिर वो चाइल्ड हो, चाहे फिर वो मेल हो, चाहे फिर वो फीमेल हो, सभी में 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे और सभी में आपके 23 के पेयर पाए जाएंगे। सो यही कहा गया है जब आपका न्यू भ्रूण बनेगा तो उसमें आपके गुणसूत्र के दो सेट पाए जाएंगे। ठीक है, और ये जो दो सेट पाए जाते हैं इसी को कहते हैं डायोप्लॉइड्स, द्विगुणित या 2n। ठीक है, तीनों ही एक ही नाम है, द्विगुणित अवस्था कह सकते हैं, डायप्लॉइड्स कह सकते हैं, या 2n कह सकते हैं। 2n का मतलब होता है दो सेट काय के क्रोमोसोम के। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ, ये इसकी बेसिक थ्योरी थी। आगे अब हम जो जो पढ़ेंगे वो सब आपके यही है, डायोप्लॉइड्स, मोनोप्लॉइड, हैप्लॉइड, यही के यही है, और आपके क्रोमोसोम में परिवर्तन होते जाएंगे। तो ये जो आज का अपना टॉपिक है उसकी पूरी की पूरी बेसिक थ्योरी थी। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के अंतर्गत। तो ये है इसकी फर्स्ट स्लाइड। क्या कहा गया है? गुणसूत्र की संख्या में विपतन, या फिर गुणसूत्र की संख्या में वेरिएशन, या फिर गुणसूत्र की संख्या में विभिन्नताएं, तीनों ही से आपके जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कहा गया है प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र के सेट पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको बेसिक थ्योरी बताई है पूरी की पूरी अब घूम फिर के आगे आपको वही मिलेगी लास्ट तक। तो कोशिका के केंद्रक में आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं, या फिर कहा जाए तो गुणसूत्र के सेट पाए जाते हैं, एवं एक ही जाति के सदस्यों में गुणसूत्र की संख्या स्थिर होती है। जैसे कि एक ही जाति का मतलब है ह्यूमन हुआ, ह्यूमन में चाइल्ड हुआ, चाइल्ड में मेल हुआ, मेल में फीमेल,
मेल फीमेल कुछ भी हुआ, एक ही जाति है तो सारे ह्यूमन ही, सभी में पाए जाते हैं आपके 46 क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र की संख्या स्थिर होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मटर हुआ, मटर में पाए जाते हैं आपके 7 क्रोमोसोम और मक्के में पाए जाते हैं आपके 10 क्रोमोसोम। इनके जो है वो सेट के रूप में ये नहीं पाए जाते, ये पाए जाते हैं आपके हैप्लॉइड अवस्था में। n इक्वल 7, ह्यूमन में 2n इक्वल 46 होता है, ये आपके सेट में पाए जाते हैं ह्यूमन में, जबकि मटर और मक्के में आपके सेट में क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। देखिए आप, n इक्वल 7, n इक्वल 10, मटर और मक्के, तो इस स्थिति को कहते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी अगुणित अवस्था। ठीक है, तो अगुणित अवस्था आपको क्लियर हुई। ऐसी अवस्था जिसमें क्रोमोसोम के सेट नहीं पाए जाते, केवल जो क्रोमोसोम होते हैं वो n इक्वल 7, n इक्वल 10 सिंगल सिंगल मूल अवस्था में पाए जाते हैं, तो उस अवस्था को कहते हैं अगुणित अवस्था या हैप्लॉइड अवस्था, और इसे जो है वो n से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट कहा गया है जब दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो इनसे जो है वो द्विगुणित यानी डायप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रकार प्रत्येक जाइगोट में जो गुणसूत्र होते हैं उसके 2 सेट पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह है फॉर एग्जांपल ह्यूमन का, ह्यूमन में पाए जाते हैं आपके 46 क्रोमोसोम, और ये जो 46 क्रोमोसोम है ये पाए जाते हैं आपके 23 के पेयर में। यहाँ पर देखिए आप, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, डायोप्लॉइड्स या द्विगुणित, और इसे जो है वो 2n से प्रदर्शित करते हैं। ये पूरा का पूरा मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सो आई होप आपको ये दोनों का दोनों क्लियर हुआ होगा, डायोप्लॉइड्स और हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को n से प्रदर्शित करते हैं, सिंगल अवस्था होती है जिसमें गुणसूत्र के सेट नहीं पाए जाते हैं, और डायोप्लॉइड्स में आपके गुणसूत्र के सेट पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, और डायोप्लॉइड को 2n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद देखिए, ये इसकी बेसिक थ्योरी है पूरी की पूरी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है गुणसूत्र की संख्या में वेरिएशन के अंतर्गत, अब मैं इसकी आपको पार्टिकुलर डेफिनेशन बता देती हूँ। क्या कहा गया है, द्विगुणित यानी डायोप्लॉइड यानी 2n अवस्था में गुणसूत्र की संख्या में कमी वृद्धि को संख्यात्मक गुणसूत्रीय परिवर्तन या विषम गुणिता के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, जब 2n यानी डायोप्लॉइड यानी द्विगुणित अवस्था, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, बस ह्यूमन से याद रखिएगा इसको आप, द्विगुणित अवस्था को, तो जब द्विगुणित अवस्था में गुणसूत्र की संख्या में या तो वृद्धि होगी या कमी होगी, या फिर किसी भी प्रकार से आपका जब विभिन्नता होती है, तो उस अवस्था को कहते हैं विषम गुणिता, यानी गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, यानी गुणसूत्र की संख्या में विपथन, और इसी को कहते हैं विषम गुणिता। ठीक है, एक और डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। दूसरे शब्दों में कहा गया है, गुणसूत्र की संख्या में होने वाला परिवर्तन कहलाता है आपका गुणसूत्र की संख्या में आने वाली वेरिएशन, यानी वही का वही विषम गुणिता। सीधी सी बात, क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या में कमी वृद्धि या किसी भी टाइप से जब परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन या गुणसूत्रों की संख्या में वेरिएशन। ठीक है, ये हुई इसकी डेफिनेशन। इसके बाद एक और डेफिनेशन दी गई है जो कि आपकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी है। कहा गया है, कोशिका विभाजन में होने वाली अनियमितताओं के कारण गुणसूत्रों की द्विगुणित सेट में कुछ गुणसूत्र की हानि हो जाती है अथवा गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। इन दोनों घटनाओं को सम्मिलित रूप से विषम गुणिता के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है या कोशिका विभाजन होता है, तब क्या होता है, या तो आपके गुणसूत्र में जो है वो परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन कैसे होता है, या तो कुछ गुणसूत्रों की वृद्धि हो जाती है या फिर कुछ गुणसूत्रों की हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है, कमी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस टाइप से जो है वो जब कोशिका विभाजन होता है तब आपकी जो डायोप्लॉइड्स यानी 2n अवस्था होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या में जो है वो परिवर्तन आ जाता है, तो इस स्थिति को कहते हैं विषम गुणिता या फिर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों डेफिनेशन क्लियर हुई होंगी। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी ये रही, सेकंड आपकी ये रही, देन थर्ड डेफिनेशन आपकी ये रही। ठीक है, तो तीनों ही डेफिनेशन मैंने आपको बताई गुणसूत्रों की संख्या में वेरिएशन की, और इसी को जाना जाता है विषम गुणिता के नाम से। ठीक है, देन इसके बाद दिया गया है, अब आते हैं हम इनके टाइप्स के ऊपर
कि जो आपके गुणसूत्र होते हैं इनकी संख्या में परिवर्तन तो आता है, लेकिन कौन कौन से किस टाइप के परिवर्तन आते हैं और उनका क्या क्या नाम होता है। तो इसमें बेसिकली आपके दो टाइप के जो है वो परिवर्तन होते हैं, विषम गुणिता के अंदर या फिर कहा जाए तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, जो कि आपके दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला है आपका आसुगुणिता और दूसरा है आपका सुगुणिता। आसुगुणिता के अंतर्गत आपके चार टाइप के परिवर्तन पाए जाते हैं। सबसे पहला है आपका नलिसोमिकता, दूसरा है आपका मोनोसोमिकता, तीसरा है आपका ट्राइसोमिकता और चौथा है आपका टेट्रासोमिकता। ये चार परिवर्तन पाए जाते हैं आपके आसुगुणिता के अंतर्गत। ठीक है, देन इसके बाद विषम गुणिता का दूसरा पार्ट है सुगुणिता यानी एक्सप्लॉइड। इसके अंतर्गत तीन टाइप के परिवर्तन पाए जाते हैं। सबसे पहला है आपका एक गुणिता जिसे मोनोप्लॉइड के नाम से जाना जाता है, दूसरा है आपका द्विगुणिता जिसे डाइप्लॉइड के नाम से जाना जाता है, तीसरा है आपका बहुगुणिता जिसे पॉलीप्लॉइड के नाम से जाना जाता है, और ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड, जो कि सुगुणिता के अंतर्गत आती है आपकी बहुगुणिता। कभी कभी आपकी अकेली सिंगल ही पूछ ली जाती है, तो इसको मैं आपको ज्यादा डिटेल से बताऊंगी। हालांकि सभी को मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, इसको जो है वो और भी ज्यादा डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अब हम देख लेते हैं ये सारी की सारी क्रोमोसोम की संख्या में होने वाले वेरिएशन। तो सबसे पहली है आपकी आसुगुणिता या एन्यूप्लॉइड्स। इसकी डेफिनेशन देखिएगा, कहा गया है आपका कायिक गुणसूत्र की संख्या में, मैंने आपको बताया कायिक गुणसूत्र क्या होते हैं, 2n यानी डाइप्लॉइड यानी आपके ह्यूमन के अंदर पाए जाने वाले 23 के पेयर्स। ठीक है, तो उन्हीं को कहते हैं आपकी क्या कायिक गुणसूत्र, और जो आपका 23 यानी 23 वाला पेयर होता है उसको कहते हैं कायिक गुणसूत्र। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में क्या कहा गया है, कायिक गुणसूत्र की संख्या में अनेक गुणसूत्र की कमी या वृद्धि आसुगुणिता कहलाती है। क्या होता है, जब आपके 23 के जो पेयर होते हैं उनमें जब वृद्धि हो जाती है या फिर कमी हो जाती है तो उस स्थिति को कहते हैं आसुगुणिता या एन्यूप्लॉइड। ठीक है, देन इसके बाद इसी में कहा गया है इसमें कभी भी संपूर्ण जीनोम की कमी अथवा वृद्धि नहीं होती है। सारे के सारे जीनोम में वृद्धि, सारे के सारे जीनोम में कमी कभी भी नहीं होती है। ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत कहा गया है। इनको निम्नलिखित चार भागों में बांटा गया है जैसा कि मैंने आपको बताया। देन इसके बाद यहाँ से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है। जो आपकी आसुगुणिता है इसकी सबसे पहले खोज की थी ब्लैक्सली नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, ये आपके ब्लैक्सली नामक साइंटिस्ट थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने की थी आसुगुणिता की खोज। ठीक है, और इनका वर्णन भी किया था, जो कि किया था धतूरा नामक जो पौधा है इसके ग्लोब में उत्परिवर्तन देखा था। देन इसके बाद इसका पूरा का पूरा वर्णन कर दिया था ब्लैक्सली नामक साइंटिस्ट ने। तो याद रखिएगा आसुगुणिता का नाम आ जाएगा तो वहां पर आपके ब्लैक्सली नामक साइंटिस्ट का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुई इसकी डेफिनेशन आसुगुणिता की। क्या कहा गया है, कायिक गुणसूत्र यानी 23 जो आपका पेयर होते हैं इनमें जब क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि होगी या फिर कमी होगी तो उसे कहते हैं आसुगुणिता। ठीक है, सो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आसुगुणिता के टाइप्स। तो सबसे पहला है आसुगुणिता के टाइप के अंतर्गत नलिसोमिकता। इसके अंतर्गत कहा गया है आपका जो कायिक गुणसूत्र होते हैं, कायिक गुणसूत्र की संख्या में दो जोड़े समजात गुणसूत्र का कम होना, ये कहलाता है आपका नलिसोमिकता। यहाँ पर आपके जो है वो दो जो जोड़े होते हैं वो कम हो जाते हैं कायिक गुणसूत्र के। एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसा कि 46 आपके क्रोमोसोम ह्यूमन में पाए जाते हैं, यहाँ पर आपके 23 के पेयर पाए जाते हैं। क्या कहा गया है, जो आपका समजात गुणसूत्र होते हैं उनके दो जोड़े कम पाए जाते हैं, एक यहां से कम कर दीजिए और एक यहां से कम कर दीजिए। आगे जब फ्यूजन होगा तो यहाँ पर जब जाइगोट बनेगा तो वहां पर जो है वो दो जोड़े समजात गुणसूत्र कम होंगे, तो इस स्थिति को कहते हैं नलिसोमिकता। और इस स्थिति को दर्शाते हैं हम 2n-2 से। ठीक है, चूंकि यहाँ पर आपके दो समजात गुणसूत्र कम हो रहे हैं तो हम दर्शा देते हैं 2n-2 से। शुरुआत में मैंने आपको बताया था जितने गुणसूत्र की कमी होगी वहां पर हम माइनस दर्शाएंगे, जितने गुणसूत्र की वृद्धि होगी वहां पर हम प्लस से दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो जो क्रोमोसोम है उनकी कमी हो गई तो इसीलिए हमने दर्शाया 2n-2 से।
इस स्थिति को कहते हैं क्या? नली सौमिकता। इसका हानिकारक प्रभाव जीवधारियों पर ज्यादा पड़ता है। कुछ जो प्रजातियां होती हैं तंबाकू, कपास, इनमें क्या होता है? नली सौमिकता के कारण ये जो प्रजातियां होती हैं बेचारी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। नली सौमिकता के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सबसे पहला है गेहूं और दूसरा है आपका जई। इनमें क्या होता है? नली सौमिकता के कारण ये प्रजातियां जीवित होती हैं और कहीं ना कहीं यूजफुल होती हैं और इनमें पाई जाती है आपकी नली सौमिकता। ठीक है, तो ये हुई आपकी आसुगुड़िता के अंतर्गत सबसे पहला टाइप, जो कि आपका नली सौमिकता। इसके अंतर्गत क्या होता है? आपके जो कायिक गुणसूत्र होते हैं इनमें 2 जोड़ा गुणसूत्र का कम पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे दर्शाते हैं हम 2n-2 से। देन इसके बाद अब हम देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है आपका मोनोसोमिकता। मोनोसोमिकता के अंतर्गत कहा गया है कायिक गुणसूत्र की संख्या में एक गुणसूत्र का कम होना। फर्स्ट में क्या था? आपके 2 गुणसूत्र कम हो रहे थे, यहाँ पर आपका एक गुणसूत्र कम हो जाता है। जैसे 46 की जगह यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 और इस स्थिति को हम दर्शाते हैं 2n-1 से। ये कहा गया है इस स्थिति को दर्शाते हैं हम 2n-1 से। वहां पर हम दर्शा रहे थे 2n-2 से क्योंकि वहां पर आपके 2 जो गुणसूत्र हैं वो कम हो रहे थे। यहाँ पे केवल और केवल आपका एक गुणसूत्र कम होता है। ठीक है, जब किसी जीव में गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या में एक गुणसूत्र की कमी होती है तो इसे कहते हैं मोनोसोमिकता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका गेहूं में तंबाकू तथा कपास, इसमें पाई जाती है आपकी मोनोसोमिकता। ठीक है, देन इसके बाद थर्ड टाइप है आपका ट्राइसोमिकता। ट्राइसोमिकता के अंतर्गत कहा गया है आपका कायिक गुणसूत्र की संख्या में एक गुणसूत्र की वृद्धि होने पर ट्राइसोमिकता की जो स्थिति है वो बनती है। एक गुणसूत्र की यहाँ पर वृद्धि हो रही है, इसलिए हम इसे दर्शाएंगे 2n+1 से। वहां पर आपकी हानि हो रही थी या फिर कम हो रहे थे, इसलिए हमने दर्शाया था 2n-1 से या फिर 2n-2 से। चूंकि ट्राइसोमिकता यानी 2n+1 यानी एक गुणसूत्र की यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो इस स्थिति को कहते हैं ट्राइसोमिकता। ठीक है, इसमें कहा गया है एक गुणसूत्र की 3 प्रतियां पाई जाती हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन में 3 समजात गुणसूत्र एक साथ मिलकर एक ट्राइवेलेंट का निर्माण करते हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तब क्या होता है? एक क्रोमोसोम की 3 प्रतियां पाई जाती हैं, जिससे ये जो है वो तीनों के तीनों मिलकर क्रोमोसोम एक ट्राइवेलेंट का निर्माण कर लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं टमाटर, मटर, जौ और बाजरा, इनमें पाई जाती है आपकी ट्राइसोमिकता। ठीक है, याद रखिएगा ट्राइसोमिकता में क्या होता है? आपका एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है अर्थात 2n+1। देन इसके बाद फोर्थ दिया गया है आपका टेट्रासोमिकता। टेट्रासोमिकता में क्या होता है? आपके 2 क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है अर्थात 2n+2। डेफिनेशन देखिएगा, इसमें कहा गया है इसमें कायिक गुणसूत्र की संख्या के अंतर्गत 2 समजात गुणसूत्र अधिक पाए जाते हैं, अतः यह दशा कहलाती है आपकी टेट्रासोमिकता। ठीक है, इसमें कहा गया है आपके गुणसूत्र के एक गुणसूत्र की 4 कॉपीज पाई जाती हैं। चूंकि आपके 2 गुणसूत्र की वृद्धि हो रही है इसलिए स्वाभाविक सी बात है आपकी 4 कॉपीज हो जाएंगी। देन इसके बाद इसी के अंतर्गत कहा गया है आपका टेट्रासोमी एक प्रकार की एन्यूप्लॉइड होती है जहां एक ही प्रकार के अतिरिक्त 2 गुणसूत्र का लाभ होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था एन्यूप्लॉइड के अंतर्गत वहां पर भी आपकी जो है वो कॉपीज पाई जाती है गुणसूत्र की, इसलिए कहा गया है जो टेट्रासोमी है वो एक प्रकार की एन्यूप्लॉइड है। ठीक है, इसके बाद इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। टेट्रासोमी के आपके एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है आपका टेट्रासोमी 22 क्रोमोसोम पर जब वृद्धि होती है 2 क्रोमोसोम की तो इसे कहते हैं आपके कैट आई सिंड्रोम। और दूसरा है आपका XXXY जो आपका सिंड्रोम होता है जहां पर आपके 2 क्रोमोसोम की वृद्धि होती है, तो इस स्थिति को कहेंगे आप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अलग अलग नाम क्यों हो गया? क्योंकि जब 22 क्रोमोसोम पर आपकी 2 क्रोमोसोम की वृद्धि होगी तब आप कहोगे कैट आई सिंड्रोम। जब आपके 23 पर होगी या फिर गुणसूत्र के हिसाब से देखा जाए तो 48वां गुणसूत्र पे
जब आपकी एक्स 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 या फिर एक्स एक्स और एक्स वाई सिंड्रोम पाए जाएंगे तो वहां पर होगा आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बेसिकली आपका ये जो स्थिति होती है एक्स एक्स और एक्स वाई, इस स्थिति को कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। सो ये चारों की चारों ही आपकी एन्यूप्लॉइड के एग्जाम्पल। सबसे पहली थी आपकी नलीसोमिकता, जिसमें आपके 2 गुणसूत्र जो है वो कम पाए जाते हैं। इस स्थिति को दर्शाते हैं हम 2n-2 से। ठीक है, दूसरी थी आपकी मोनोसोमिकता। इस स्थिति में आपका एक गुणसूत्र कम हो जाता है, तो इसको हम दर्शाते हैं 2n-1 से। तीसरी थी आपकी ट्राइसोमिकता। इस स्थिति को हम दर्शाते हैं 2n+1 से, क्योंकि इसमें एक गुणसूत्र की आपकी वृद्धि हो जाती है। और चौथी थी आपकी टेट्रासोमिकता। इसमें 2 गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, इसलिए हम इसे दर्शाते हैं 2n+2 से। तो ये हुई आपकी चारों की चारों एन्यूप्लॉइड की वेरिएशन। अब हम दूसरी टाइप की देख लेते हैं, जो कि आपकी सुगुणिता यानी यूप्लॉइड। ठीक है, तो यूप्लॉइड के अंतर्गत इसकी डेफिनेशन में कहा गया है, इसमें गुणसूत्र की मूल संख्या के बराबर ही गुणसूत्र की संख्या में या तो कमी होती है या फिर वृद्धि होती है, तो उस स्थिति को कहते हैं हम सुगुणिता या फिर यूप्लॉइड। देन इसी में कहा गया है आपका उसकी जो मूल संख्या होती है, जो गुणसूत्र होते हैं उसकी जो मूल संख्या होती है वो उसके मल्टीपल होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे कि मक्के में मटर में पाए जाते हैं आपके 7 क्रोमोसोम और 10 क्रोमोसोम। यहाँ पर जो आपके गुणसूत्र होते हैं वो केवल सिंगल होते हैं, लेकिन जब द्विगुणित अवस्था में आते हैं तो 2n इक्वल हो जाएगा 14। जैसे कि मटर में पाए जाते हैं आपके 7 क्रोमोसोम, जब उस स्थिति में आपकी सुगुणिता होगी तो वहां पर आपकी हो जाएगी डायूप्लॉइड यानी 2n = 14। इसीलिए कहा गया है कि जो सुगुणिता होती है इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो मूल संख्या के मल्टीपल होती है। ये देखिए 7 का दुगना हो गया, 7 दूनी 14 यानी 2n = 14। इसीलिए कहा गया है मूल कॉपीज की मल्टीपल होती है। ठीक है, और इसका जो है वो एग्जाम्पल मटर ये हुआ आपका। ठीक है, इस स्थिति को कहते हैं सुगुणिता यानी यूप्लॉइड। इसमें बेसिकली क्या होता है, गुणसूत्र की जो मूल संख्या होती है उतनी ही संख्या में गुणसूत्र की या तो वृद्धि होती है या फिर कमी होती है। इसके अंतर्गत टाइप्स दिए गए हैं। सबसे पहला है एक गुणिता, दूसरा है आपका द्विगुणिता, तीसरा है आपका बहुगुणिता। और इसका जो वर्गीकरण है ये करा जाता है या तो फिर इनकी समानता या तो फिर इनकी असमानता। समानता और असमानता को देखकर इनका जो है वो वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक एक करके एक गुणिता, द्विगुणिता और बहुगुणिता को। सबसे पहली है आपकी एक गुणिता, इसे मोनोप्लॉइड के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत कहा गया है मोनोप्लॉइड में गुणसूत्र का केवल एक आधारीय सेट पाया जाता है। जैसे कि मक्का में पाया जाता है आपका केवल और केवल 10 क्रोमोसोम। 10 क्रोमोसोम कहें या फिर उसका आधारीय सेट 10 ही होता है, इसीलिए 2n = x यानी हैप्लॉइड और x = 7 यानी क्रोमोसोम। इसलिए कहा गया है एक गुणिता में गुणसूत्र का केवल और केवल आधारीय सेट पाया जाता है, एक सेट पाया जाता है। ठीक है, और इस स्थिति को दर्शाते हैं हम 2n = x से और x = क्रोमोसोम की संख्या से, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है। दूसरी टाइप में आपकी जो में भी आपके 7 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसमें भी केवल और केवल आपके 7 ही क्रोमोसोम, एक ही सेट पाया जाता है, इसीलिए इसको भी दर्शाते हैं हम 2n = x से और x = क्रोमोसोम की संख्या, जैसे कि हुई 7 तो 7 से। ठीक है, इस स्थिति को कहते हैं एक गुणिता। इसकी डेफिनेशन में कहा गया है एक गुणिता में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका केवल और केवल एक आधारीय सेट पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है आपकी द्विगुणिता यानी डायूप्लॉइड। जैसा कि मैंने आपसे कहा था डायूप्लॉइड में क्या होता है, गुणसूत्र के 2 सेट पाए जाते हैं। इसकी डेफिनेशन में कहा गया है द्विगुणिता में केवल एक जीनोम की 2 प्रतियां पाई जाती हैं, या फिर कहा जाए तो 2 सेट पाए जाते हैं आपके गुणसूत्र के। ये यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया गया है। यदि एक ए है तो गुणसूत्र की 2 कॉपीज मतलब डबल ए हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है बहुगुणिता, जो कि आपकी थर्ड। इसे पॉलीप्लॉइड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी डेफिनेशन को समझिएगा। क्या कहा गया है, जब किसी जीवधारी में सामान्य गुणसूत्र के 2 सेट
2 से अधिक सेट पाए जाते हैं तो इस स्थिति को कहते हैं बहुगुणिता। क्या कहा गया है? जब किसी प्राणी में, जब किसी स्पीसीज में, जब किसी जीवधारी में गुणसूत्र के 2 या 2 से अधिक सेट पाए जाएंगे तो उस स्थिति को कहेंगे हम बहुगुणिता। एग्जाम्पल में मैं आपको समझाती हूँ। 2n = 3, 2n = 4, 2n = 5, 2n = 6, 2n = 7, 2n = 8, 2n = 10, जिस टाइप से गुणसूत्र के सेट पाए जाएंगे, बस इसका मकसद है कि गुणसूत्र के 2 या 2 से अधिक सेट पाए जाते हैं आपके बहुगुणिता के अंतर्गत, तो उसे कहते हैं हम पॉलीप्लॉइड। ठीक है, ऐसे जीवधारी जिसमें गुणसूत्र के 2 या 2 से अधिक सेट पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं हम बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइड। ठीक है, देन इसके बाद इसी में कहा गया है आपका बहुगुणिता में 2 या 2 से अधिक जीनोम्स होते हैं। बहुगुणिता पौधों में जीनोम के 3, 4 अथवा उससे अधिक सेट भी पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा 2 या 2 से अधिक सेट पाए जाते हैं, चाहे फिर वो जीवधारी हो, चाहे फिर वो स्पीसीज हो, चाहे फिर वो पौधे ही क्यों ना हो। इसके एग्जाम्पल में मैं आपको पीछे समझाती हूँ। ये रहे 2n = 3 यानी 3 सेट पाए जाते हैं, 2n = 4 यानी क्रोमोसोम के 4 सेट पाए जाते हैं, 2n = 5 यानी क्रोमोसोम के 5 सेट पाए जाते हैं, 2n = 6 यानी क्रोमोसोम के 6 सेट पाए जाते हैं। और इन स्थितियों को कहते हैं ट्राइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड और लास्ट है आपका डेकाप्लॉइड, जिसमें आपके 10 क्रोमोसोम के सेट पाए जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है गुणसूत्र के 2 या 2 से अधिक सेट, फिर वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं। और इन अवस्थाओं को नाम देते हैं हम ट्राइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, डेकाप्लॉइड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल में आपको गेहूं का बताऊंगी। गेहूं का क्यों बताऊंगी? क्योंकि जो गेहूं होता है वो आपका मानव निर्मित प्रथम अनाज होता है। ठीक है, मानव निर्मित प्रथम अनाज होता है, इसलिए मैं आपको इसका गेहूं का एग्जाम्पल बताऊंगी। गेहूं में गुणसूत्र की आधारीय संख्या 7 होती है, x = 7 पाए जाते हैं, जो कि आपकी मोनोप्लॉइड होती है। मोनोप्लॉइड यानी n = 7। ठीक है, केवल 7 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, या फिर कहा जाए तो इनकी आधारीय संख्या 7 होती है। लेकिन बहुगुणिता के परिणाम स्वरूप इसकी जो गेहूं होती है, इसकी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या जो है वो सेट्स में पाई जाती है। जैसे कि सबसे पहला हुआ आपका टिट्रिकम मोनोकोकम, इसमें जो है वो गुणसूत्र के 2 सेट पाए जाते हैं। नॉर्मली तो गेहूं में आपके गुणसूत्र के केवल और केवल 7 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन गुणसूत्र की जो दूसरी प्रजातियां हैं जैसे कि हुई टिट्रिकम मोनोकोकम, इसमें आपके गुणसूत्र के 2 सेट पाए जाते हैं, यानी डाइप्लॉइड अवस्था पाई जाती है, यानी 7 × 2 14 क्रोमोसोम यानी 2 आपके सेट पाए जाते हैं। ये यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये है फर्स्ट आपकी, जिसे कहते हैं टिट्रिकम मोनोकोकम, यानी ये है आपकी डाइप्लॉइड अवस्था। ठीक है, और इसमें पाए जाते हैं आपके 14 क्रोमोसोम और 2 सेट, एक सेट में 7 क्रोमोसोम, 2 सेट में 14 क्रोमोसोम। ठीक है, दूसरी आपकी टिट्रिकम डाइकोकम, इसमें पाए जाते हैं आपके 4 सेट क्रोमोसोम के और गुणसूत्र की संख्या होती है 28। ठीक है, इसके बाद थर्ड है आपकी टिट्रिकम ड्यूरम। टिट्रिकम ड्यूरम में पाए जाते हैं आपके 28 क्रोमोसोम्स, इसमें भी आपके 4 जो है वो क्रोमोसोम के सेट पाए जाते हैं। देन फोर्थ है आपकी टिट्रिकम वोल्गेयर, इसमें आपके 6 सेट पाए जाते हैं क्रोमोसोम के और 42 आपके क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये हुई आपकी गेहूं की प्रजातियां, जिसमें आपके जो है वो क्रोमोसोम्स के सेट्स पाए जाते हैं। बेसिकली यदि देखा जाए तो क्रोमोसोम की संख्या गेहूं में 7 होती है, लेकिन गेहूं की जो अदर स्पीसीज होती हैं, गेहूं की जो अदर प्रजातियां होती हैं, उनमें क्रोमोसोम की संख्या जो है वो सेट्स में पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताई। और इन जो अवस्थाएं होती हैं इनको कहते हैं ट्राइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, और जो 10 क्रोमोसोम के सेट पाए जाएंगे उनको कहेंगे डेकाप्लॉइड। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई सुगुणिता और आसुगुणिता के बारे में। इनमें जो जो आपकी जो है वो नंबर ऑफ वेरिएशन क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं वो मैंने आपको बताया। 4 टाइप की मैंने आसुगुणिता में आपको बताए,
और 3 टाइप की मैंने आपको सुगुणिता के अंतर्गत बताए। तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर। अब हम देख लेते हैं लास्ट में इसके कुछ क्वेश्चन जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से यदि आपने इस टॉपिक को सुना होगा तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। सबसे पहला है आपका, एक ट्राइसोमिकता में क्रोमोसोम की संख्या होती है। आपको नीचे कमेंट करके आंसर जरूर बताना है। ट्राइसोमिकता में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताइए। मैंने आपको शुरुआत में कहा था, तो जो आपकी ट्राइसोमिकता कंडीशन होती है इसमें आपके क्रोमोसोम की संख्या होती है 2n+1। 2n+1 यानी एक क्रोमोसोम की वृद्धि होती है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, ट्राइसोमिकता यानी 2n+1 एक क्रोमोसोम की वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं। पूरा का पूरा टॉपिक ही हम पढ़ चुके हैं। लास्ट में मैं आपसे पूछ रही हूं, जब क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं। आंसर जल्दी से आप बताइए। इसका आंसर क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, सोमेटिक म्यूटेशन या फिर पॉलीप्लॉइड। सो इसका आंसर है आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जब क्रोमोसोम की संख्या में किसी भी टाइप का परिवर्तन होता है, किसी भी टाइप की वेरिएशंस आती हैं, तो उनको कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन कहा गया है, मानव निर्मित प्रथम अनाज है। अभी हाल मैंने आपको बताया अनाज प्रथम निर्मित मानव निर्मित कौन सा होता है, ये उसके बॉटनिकल नेम दिए गए हैं। तो मानव निर्मित प्रथम अनाज है आपका गेहूं का, और गेहूं का बॉटनिकल नेम है आपका टिट्रिकम एस्ट्रिवम। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है आपका, एक न्यून सूत्रिता अर्थात मोनोसोमिकता की स्थिति होती है। अभी मैंने आपको बताई मोनोसोमिकता में क्रोमोसोम की क्या कंडीशन पाई जाती है, तो इसका आंसर है 2n-1 यानी एक गुणसूत्र की कमी होती है आपकी मोनोसोमिकता के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, स्वबहुगुणिता का एक प्राकृतिक उदाहरण है। स्वबहुगुणिता का प्राकृतिक एग्जाम्पल क्या है, गेहूं भी इसमें पूछा जाता है। काफी सारे स्टूडेंट तो इसका आंसर गेहूं भी दे देंगे, बट मैं आपका गेहूं लेकर नहीं आई हूं। स्वबहुगुणिता का आंसर है आपका बरसीम। बरसीम में पाई जाती है आपकी स्वबहुगुणिता। ठीक है, तो ये हुए इसके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर भी मैंने आपको बताए, और ये हुआ आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर। यदि आपको जो है वो इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। क्रोमोसोम के अंतर्गत आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उसका मैंने आपको जो है वो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, सो आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।